हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वी मेट अगेन। हम लोग जुड़ गए हैं अन अकेडमी के साथ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर जो रेगुलर आपसे मिल रही हूं। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर मीतू भावनानी, आप सभी की एमबी मैम। पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। तो रिश्ता तो हमारा बहुत सालों से चल रहा है और चलता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। ये खत्म नहीं होगा, हमेशा और अच्छा और बेहतर होता जाएगा। तो अब मैं आपको अन अकेडमी पर नजर आ रही हूँ, रेगुलर के चैनल अन अकेडमी के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर, नीट यूजी बायोलॉजी के कोर्सेज के साथ। तो हमारा जो ये वाला कोर्स चल रहा था वो क्या है, एनसीईआरटी मगध सीरीज। और भी कोर्सेज है, मैं बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। मैंने टेलीग्राम का लिंक भी शेयर किया था, पता नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट्स को एसएस में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस सेशन के बाद में एक बार दोबारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसको अपडेट कर दूंगी। इज इट क्लियर? अब देखो, आपको मेरे साथ जुड़ना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक उम्दा तरीके की क्वालिटी स्टडी करनी है। तो उस क्वालिटी स्टडी को करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना रहेगा। आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो सबसे पहले आपको अन अकेडमी के साथ जुड़ना है। तो फोन के प्ले स्टोर में जाके आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना रहेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको वेरिड कोर्सेस मिलेंगे। अन अकेडमी हर चीज में बेहतर दे रहा है, हर फील्ड में वो चाहता है कि स्टूडेंट्स महारत हासिल कर लें। और आपको महारत हासिल करवाने के लिए महारथी टीचर्स हैं, महारथी एजुकेटर्स हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास, हर एजुकेटर के पास, तो कि वो आपको बेस्ट ही देंगे। वो आपको बेटर भी नहीं देंगे, वो आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे। इज इट क्लियर? तो आप नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको नीट यूजी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है। नीट यूजी कोर्स का सब्सक्रिप्शन जैसे ही आप लेंगे, आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट लिए जाएंगे और आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन करना है। उसे आप मुझसे पढ़ सकते हैं, जिस भी एजुकेटर से चाहे पढ़ सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, उनके साथ लाइव देख सकते हैं, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मजा आता है, ठीक है, और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी। तो अब सब्सक्रिप्शन बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है नीट यूजी का 1 ईयर का, और उससे भी ज्यादा बेस्ट है 2 ईयर का। तो सबसे बेस्ट कौन सा हुआ? 2 साल का। तो स्टूडेंट्स, नीट यूजी का 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट बेस्ट और बेस्ट है। इज इट क्लियर? आपको मेरा कोड MB10 यूज करना है, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे साथ रहने से आपको डबल फायदा है, पढ़ाई भी हो रही है, अन अकेडमी के साथ जुड़ रहे हैं, लाइव टू लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरा नाम यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो 1 ईयर या फिर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। यूज माई कोड MB10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग सेशन के बारे में बात करते हैं। आज मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, एनसीईआरटी मगध सीरीज। उसमें मैंने एक चैप्टर सेल करा दिया है। अब बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी उठाओ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एनसीईआरटी मगध सीरीज में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक आज हम लोग उठाने वाले हैं, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब आप फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हो, ठीक है, यहां पर हम लोग फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शन। किसी भी फंक्शन को करवाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए। आपको कोई भी काम करवाना है, कोई भी एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करवानी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवानी है, सर्वाइवल एक्टिविटी करवानी है, तो हर एक्टिविटी करवाने के लिए, जैसे कि मेरी बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, माय बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, तो यहां पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम है मतलब ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, सिस्टम है मतलब ऑर्गन्स जुड़े हुए होंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो हर ऑर्गन का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मतलब बाहर से मॉर्फोलॉजी कैसी दिखती है, साइज शेप, ठीक है। और इंटरनल में एक एक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, मतलब एनाटॉमी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनाटॉमी।
उसके बाद फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फिजियोलॉजी। देन अगर फिजियोलॉजी ढंग से काम नहीं करेगी, बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, तो पैथोलॉजी होगी। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो क्या होगा स्टूडेंट्स? पैथोलॉजी होगी। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, डाइजेशन का मतलब होता है खाने को पचाना। तो अगर डाइजेशन का काम करवाना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? फूड जरूरी है। फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैं विदाउट फूड सरवाइव नहीं कर सकती। फूड को इनटेक करना मतलब न्यूट्रिशन लेना। फूड को इनटेक करना मतलब न्यूट्रिशन लेना। फूड में ऐसा क्या होता है? फूड इज ब्लेस्ड विथ न्यूट्रिएंट्स, सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स किसकी फॉर्म में होते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स किसकी फॉर्म में खाते हैं? फूड की फॉर्म में खाते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में खा सकते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में खा सकते हैं, फैट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखो, ये जो फूड के कंटेंट है, इसका एक स्पेसिफिक रेशियो होता है। हम कहते हैं कि हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मतलब कार्ब्स प्रॉपर, फैट प्रॉपर, प्रोटीन प्रॉपर, विटामिन प्रॉपर एंड मिनरल्स प्रॉपर। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंस्टिट्यूएंट बनाते हैं। तो फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। हमें ग्रो करना है, सेल डिवीजन करना है, डेवलपमेंट करना है, सारी बॉडी के एक्टिविटीज को सरवाइव करना है, तो उसके लिए हमें फूड की जरूरत है। अब खाने के साथ हमें पानी की भी जरूरत है। पानी एक इनऑर्गेनिक कंटेंट की फॉर्म में काउंट किया जाता है, ठीक है। और पानी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइजेशन में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं और उनको इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। सो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म। हमने कार्बोहाइड्रेट को उसके कॉम्प्लेक्स, देखो हम लोग जब भी फूड को इंटेक कर रहे हैं उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटेक करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म not accepted by the body. कॉम्प्लेक्स फॉर्म नॉट एक्सेप्टेड बाय द बॉडी, उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और उस ब्रेक डाउन के प्रोसीजर को बोलते हैं डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। हम जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म में है, तो हमें उसको छोटे छोटे एक्सेप्टेबल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो? इसको तोड़ रहे हो। तोड़ने का मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म। So we can say digestion procedure is a catabolic reaction. बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, जब भी डाइजेशन होता है तो वो मैकेनिकल भी हो सकता है और बायोकेमिकल भी। मैकेनिकल मतलब हम खुद चबा चबा कर खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और बायोकेमिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में से केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और बाकी का प्रोसीजर डाइजेशन का ये सब करते हैं। अब देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखो मैं क्विक रिवीजन ले रही हूं, पर समझाने की पूरी ये कोशिश है कि हर एक चीज समझ में आए। कॉन्सेंट्रेट करना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ, रेगुलर लो सेशन में। देखो मैं रोज एक सेशन के साथ आती हूँ। कभी कभार हुआ है कि चलो भाई 15 दिन में एक सेशन नहीं आया कि आराम चाहिए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आराम तो अभी सच में ही हराम है, क्योंकि हमें अभी नीट पे पूरा फोकस करना है। तो आराम बोलते हैं ना कि इतना ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए कि सब चीजें खराब हो जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको रेगुलर रहना है। मैं रेगुलर सेशंस के साथ आ रही हूं। अभी के अभी आप वीडियो को लाइक शेयर करो, और अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मेरे कोर्सेस अच्छे लगते हैं, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, 1 ईयर या फिर 2 ईयर का, नीट यूजी का, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो किसका बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल मतलब ऑर्गन्स का,
कैनाल मतलब एक ऐसी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्गन्स क्या है, सिचुएटेड है, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब क्या है, सिक्रीटिव, सिक्रीटिव इन नेचर, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, और यहां पर सिक्रीशन एक ही होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स एंड एंजाइम्स। अब देखो, अगर मैं एक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसीडर करूं तो ये पूरा क्या है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसकी फॉर्म में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की फॉर्म में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैनाल की फॉर्म में, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ये माउथ है, ये माउथ हो गया। माउथ क्या होता है, ये लिप्स से बाउंडेड माउथ होता है, और जैसे ही आप इसको खोलते हो आपको एक कैविटी नजर आती है, उस कैविटी में टीथ भी है, टंग भी है, रूफ भी है, ठीक है, चिक्स भी हैं, गम्स भी हैं, ठीक है। माउथ से रिलेटेड जो ग्लैंड होता है उसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, वो पैरोटिड होता है, बिल्कुल ये ईयर के पास वाला, ये जो ईयर है इसके यहां पर पैरोटिड सिचुएटेड है। सलाइवरी ग्लैंड है तो फंक्शन क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन, और सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होगा सलाइवरी अमाइलेज। यहां पर सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी तकरीबन यहां पर होगा, सब मैक्सिलरी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जिप फाइल या फिर आपको जब स्मार्ट बोर्ड पे बहुत जल्दी आ जाऊंगे इसी पे ही 3D एनिमेशन से समझाऊंगी। तो अभी ये मगअप वाली सीरीज है, ऐसे ले लो, जब दोबारा रिवाइज कराऊंगी तो और अच्छे एनिमेशन के साथ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सबलिंगुअल मतलब बिलो टंग, ये टंग के नीचे यहां पर होते हैं। फिर आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स को बोलते हैं कंठ, गला, जिससे आप एयर भी अंदर लोगे और खाना भी अंदर लोगे, ठीक है। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, ये कॉमन पैसेज। अब ईसोफेगस, फूड पाइप, यहां से फूड जाएगा फेरिंग्स को क्रॉस करके, फेरिंग से पाथवे है, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। ईसोफेगस पाथवे है, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक में क्या है स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। देन पैंक्रियास, लीफ की तरह, इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन भी होता है एंजाइम सिक्रीटिव, और एंडोक्राइन भी होता है हार्मोन सिक्रीटिव। देन लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड। गॉल ब्लैडर ऐसे पाउच की तरह स्ट्रक्चर है जो लिवर के अंदर है, लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है, लिवर बाइल नामक सिक्रीशन को प्रोड्यूस करता है, और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता रहता है, ठीक है। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सी शेप्ड डियोडिनम, सी शेप्ड डियोडिनम, देन कॉइल्ड जेजुनम, ठीक है, कॉइल्ड जेजुनम, 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 एंड देन फाइनली हाईली कॉइल्ड इलियम। Getting my point student? Finally highly coiled ileum, then large intestine, large intestine, ileum के just बाद सीकम खुलेगा, ये सीकम, this is finger like vermiform appendix, ठीक है, सीकम, then colon, colon, this is colon, and finally this is rectum, this is anus for egestion of fecal matter, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम उसका एंटीरियर पोर्शन माने ऊपर का, तो माउथ और फाइनली एनस में जाके खत्म होती है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होगी
और एनस पे जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। बकल क्यों बोलते हैं? बकल का मतलब होता है चिक। हमारी जो ओरल कैविटी है इट इज बाउंडेड बाय चिक्स, ये चिक्स तो बकल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी में टीथ होते हैं और टंग होता है। टंग में मसल्स होती हैं, इसलिए इसको मस्कुलर टंग कहा गया है। अब देखो जो दांत हैं मुंह के अंदर सॉकेट्स में एम्बेडेड है। किसमें एम्बेडेड है स्टूडेंट्स? सॉकेट्स में एम्बेडेड है। ठीक है, और हर सॉकेट में उसका एक टीथ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अलग अलग टाइप के टीथ होंगे तो हर टीथ की शेप के अकॉर्डिंग उसका सॉकेट होगा। इंसाइजर का अलग, कैनाइन का अलग, प्री मोलर का अलग, मोलर का अलग होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग इस तरीके से। सो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जोन। हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारा जो ये जबड़ा है, जो ये मैक्सिला और मैंडिबल जबड़ा है, मैक्सिला मतलब मैक्सिलरी टीथ और मैंडिबल, ठीक है, ये बोनी होते हैं और हर बोन में एक सॉकेट होता है, एक प्रोजेक्शन होता है जिसमें टीथ क्या होता है? एम्बेडेड होता है। तो जब टीथ एम्बेडेड है तो उसको बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? थीकोडोंट, कि हमारे टीथ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड है। ठीक है, अब देखो मेजॉरिटी मतलब हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में दांत दो बार आते हैं। पहले सेट को बोलते हैं मिल्क और डेसिडियोसिस, जो दूध के दांत आते हैं फिर वो टूट जाते हैं, और उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं एडल्ट। परमानेंट के बाद दोबारा डेसिडियोस कभी नहीं आएंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज डाइफ्योडेंट, मतलब आपके पूरे जीवन काल में, आपके पूरे लाइफ स्पैन में दांत दो बार आते हैं। पहले को बोलते हैं मिल्क या फिर डेसिडियोस टीथ, और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ। देखो हमारे में 32 परमानेंट टीथ होते हैं एक्सेप्ट थर्ड मोलर, और दांतों का अपना एक साइज है, शेप है, स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं हिटेरोडोंट डेंटिशन। हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ टीथ है, इंसाइजर भी है, कैनाइन भी है, प्री मोलर भी है, मोलर भी है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप इसका ऐसा डेंटल फॉर्मूला बनाओगे तो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर होगा। सेम विथ दिस ऑल्सो। Getting my point? So arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw. upper jaw, lower jaw, half. तो कैसे होगा? 2 1 2 3 2 1 2 3। देखो दो इंसाइजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर्स, ठीक है, एंड 3 मोलर्स। Getting my point students? So incisor, canine, premolar and molar. Central incisor, lateral incisor, canine, first premolar, second premolar, first molar, second molar, third molar. थर्ड मोलर हमेशा हर किसी के नहीं आते, पर्टिकुलर एज में आके वो फिर अगर पेन होता है तो हटा देते हैं, वरना रखो उसको। सेम यही, सेम यही, सेम यही। अब काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, और इनको भी मिला लो 32 दांत। बोलते ना 32 ही तोड़ दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। ये देखो, these both are central incisor, this is lateral incisor, canine, premolar and molars. Getting my point? And these are the socket, तो thecodont. Now अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ में 4 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम एंड पल्प।
enamel, dentin, cementum and pulp. ठीक है. The tongue is a freely movable muscular organ. ठीक है, जो कि फ्लोर पे होता है, क्लीनिंग में काम आता है. ठीक है, स्पीच में काम होगा, क्लीनिंग में काम आएगा. ठीक है, एंड मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें टेस्ट देते हैं. स्वीट, ठीक है, सॉरी, स्वीट, सोर, सॉल्ट एंड बिटर. मीठा, खट्टा, कड़वा और सॉल्टी. ठीक है, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा. क्योंकि टंग के ऊपर आपके पास ऐसे पैपिले हैं. ठीक है, किस तरीके के? सर्कमवेलेट, फोलिएट, फिल्लीफॉर्म. एक मिनट स्टूडेंट्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लाइंस दिख रही हैं. एक मिनट दोबारा देखते हैं. सर्कमवेलेट, फोलिएट एंड फिल्लीफॉर्म. टंग के ऊपर छोटे छोटे दाना नुमा ऐसे उठे हुए कोनिकल प्रोजेक्शंस पेपिले हैं. सर्कमवेलेट, फोलिएट, फिल्लीफॉर्म, फंजीफॉर्म. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. फंजीफॉर्म. तो हर पैपिले पे जरूरी नहीं है कि टेस्ट बर्ड्स हो. कुछ पैपिले पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कुछ पैपिले पे टेस्ट बर्ड्स नहीं होते. और ये पैपिले पूरे ये जो टंग के अपर सरफेस है, ऊपर का सरफेस है, उस पर बैठे हुए रहते हैं. देखो टंग के भी दो सरफेस है, एक पीछे का है जो पकड़ा हुआ है हाइयोड बोन ने, एक आगे का है जो कि फ्री मूवेबल है. ठीक है, तो ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. इसको एक्चुअली गला बोलते हैं, फेरिंग्स को कंठ बोलते हैं. अब ट्रेकिया आगे की तरफ जा रहा है फेरिंग्स के, और इसोफेगस पीछे की तरफ जा रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. अब हम लोग खाना खा रहे हैं तो सांस भी ले रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसोफेगस का फूड ट्रेकिया में चला जाए. तो ट्रेकिया के ऊपर एक एपिग्लॉटिस, मतलब ये मान लो ट्रेकिया है, इसके ऊपर ऐसा एपिग्लॉटिस जैसा ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, रहता है. तो अब मान लो हम लोग फूड को इंगल्फ कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि फूड ट्रेकिया में चला जाए. तो एपिग्लॉटिस क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है. जब हम लोग फूड को इंगल्फ करते हैं तो उस समय एपिग्लॉटिस जो ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर है वो ट्रेकिया के अपर सरफेस को बंद कर देता है और कुछ सेकंड के लिए हमारी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है. जैसे ही फूड अंदर चला गया ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स से या रेगुलेशन से एपिग्लॉटिस ऊपर उठ जाएगा एंड इट विल अलाउ द पैसेज ऑफ एयर. ठीक है, तो इसोफेगस एक लंबी सी थिन सी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, मस्क्यूलर है, तो इसमें मस्क्यूलर है, तो इसमें पेरिस्टाल्सिस होता है, मतलब मसल्स आपकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराती है और उससे फूड क्या होता है? प्रपल होता है. तो फेरिंग्स में डाइजेशन नहीं है क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है. इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. इज इट क्लियर? फूड सीधे सीधे पास होके किस में चला जाएगा? जे शेप स्ट्रक्चर. जे शेप स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक. ठीक है, और मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल regulates the opening of esophagus into the stomach. कहने का क्या मतलब है कि ये इसोफेगस है, ये स्टमक है. तो यहां पर क्या है? स्फिंक्टर है. यहां पर क्या है? स्फिंक्टर है.
स्फिंक्टर क्या करते हैं? कोई स्फिंक्टर एक छोटा सा होल होता है जिसके आसपास मस्क्यूलर गार्ड रहता है। देखो मैं बताती हूं, ये अगर मसल्स एक्सपैंड हो जाएंगी तो जो स्फिंक्टर है, होल है, वो खुल जाएगा। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो जो स्फिंक्टर है, होल है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलेशन होता है कि भाई ईसोफेगस से खाना जा रहा है, स्फिंक्टर ओपन हुआ, स्टमक में चला गया, नहीं है तो बंद कर दो। ये क्यों लगाया है? जिससे कि बैक फ्लो अवॉइड हो पाए। जैसे ईसोफेगस से फूड स्टमक में चला गया तो फिर क्या होगा, जो स्फिंक्टर मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होकर स्फिंक्टर को बंद कर देगी, जिससे कि खाना स्टमक से दोबारा ईसोफेगस में नहीं आ जाए, रीगर्गेट नहीं हो जाए। रीगर्गिटेशन वॉमिटिंग में देखते हैं, दैट इज अ डिसऑर्डर। ठीक है, उस समय क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर खुला रह जाता है या प्रेशर से खुल के आ जाता है, तो खाना उल्टा बाहर आ जाता है। ठीक है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। ठीक है, अब स्टमक भी क्या है, अपर लेफ्ट पोर्शन में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में है, कमर पे है नीचे की तरफ। ठीक है, और इसके 3 पार्ट है, कार्डियक पोर्शन, ये देखो ऐसे, इज इट क्लियर? कार्डियक पोर्शन, फंडस पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन, और ये यहां पर डियोडिनम में चला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टमक के 3 पोर्शन है, कार्डियक पोर्शन, फंडिक पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन। ये देखो, अच्छा यहां पर है फंडस, कार्डियक, ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपका कार्डियक ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला कार्डियक होगा, सॉरी ये वाला कार्डियक है, और ये वाला आपका फंडस है। कार्डियक मतलब नियर टू दी हार्ट। ठीक है, ये फंडस है, पूरा मेन बॉडी है। ठीक है, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? सी शेप्ड डियोडिनम एंड फाइनली हाईली कॉइल्ड जेजुनम एंड इलियम। तो डी जे आई, डीजे वाली आई। ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब स्टमक का पाइलोरिक पार्ट किसमें खुल रहा है? डियोडिनम में। तो वहां पर भी हमें पाइलोरिक स्फिंक्टर चाहिए, जिससे कि जब खाना स्टमक में से निकलकर डियोडिनम में आए तो उसका बैक फ्लो नहीं हो। ठीक है, अब ये जो इलियम है, इट ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, सी कोलन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम क्या है? एक ऐसा ब्लाइंड सैक है, मतलब ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से बंद है और दूसरी तरफ से खुला हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा छोटा सा पाउच की तरह, सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत हेल्पफुल है, हमारी बॉडी के साथ रहते हैं, हमारी बॉडी भी उनको कुछ देती है, बॉडी को भी वो कुछ देते हैं, एक तरीके से डाइजेशन में एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन में बहुत हेल्प कराते हैं। नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो, ये आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वेस्टिजियल क्यों है? क्योंकि बॉडी में है पर इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज। सीकम ओपन्स इनटू कोलन। ठीक है ना, ये इस तरीके से ये ओपन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? असेंडिंग पार्ट ऊपर जाता हुआ, बीच में से कटता हुआ ट्रांसफर्स, और नीचे जाता हुआ डिसेंडिंग पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? एंड फाइनली दिस रेक्टम ओपन्स इनटू एनस। ठीक है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री, देखो अगर हम लोग एक एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को कंसिडर करें, हमने कहा था
कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखेंगे एंड इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो एक्सटर्नल में हम लोगों ने देख लिया पूरा कि माउथ से लेकर एनस तक ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा शेप होता है। तो अगर हम वॉल की बात करें, हम एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट को उठाएं और उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, ठीक है। तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम possesses these layers: सेरोसा आउटर मोस्ट, फिर मस्क्यूलरिस, देन सब म्यूकोजा एंड फाइनली म्यूकोजा, ठीक है। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है। सेरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें एपिथेलियल सेल्स हैं, प्रोटेक्टिव है, ठीक है, प्रोटेक्टिव है। मस्क्यूलरिस कॉमन सेंस की बात है, मसल्स की बनी हुई। स्मूथ मसल्स क्या है? मेरे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री है, ठीक है। और स्मूथ मसल्स किस तरीके से अरेंज होती हैं? सर्क्यूलर लॉन्जिट्यूडनल, सर्क्यूलर लॉन्जिट्यूडनल, कभी कभार कहीं कहीं ऑब्लिक मसल्स भी मिलेंगी, पर ये स्मूथ होती है, इनवॉलेंटरी होती है, हमारे विल में नहीं है। नाउ सब म्यूकोजल, सब का मतलब क्या होता है? पहले सब म्यूकोजल देन म्यूकोजल, मतलब अगर आप म्यूकोजा को ये मानोगे तो इसके नीचे वाली को क्या मानोगे? सब म्यूकोजा। ये कनेक्टिव टिश्यू से भर भर कर है, क्योंकि हमें हर ऑर्गन में एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू पार्ट डालना है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को नरिशमेंट दे, उसको न्यूट्रिशन दे, उसको जिंदा रखे, उसको सरवाइव रखे, उसको अलाइव रखे, ठीक है। तो नर्व्स भी चाहिए भाई, अगर मान लो कोई पेन हो रहा है तो उसका सेंसेशन नर्व देंगी, ब्लड भी चाहिए और लिम्फ भी चाहिए, ठीक है। सो इन डियोडेनम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा। जो डियोडेनम वाला पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, सी शेप्ड पार्ट है, उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो सब म्यूकोजा में रहते हैं, जिन्हें एक्चुअली ब्रूनर्स ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोजा, इज कॉल्ड म्यूकोजा। और म्यूकोजा में आप मॉडिफिकेशन करते हो, आप क्या करते हो? मॉडिफिकेशन करते हो। मॉडिफिकेशन में आप ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को निकालते हो, जो कि रुगे कहलाते हैं स्टमक में एंड विलाई कहलाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाएंगे, जैसे पहले ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किया, माइक्रोविलाई, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रहा है एंड फास्टर हो रहा है, ठीक है। The cells lining the villi produce numerous microscopic projections which give a brush border, ठीक है। ऐसी ब्रश को अगर आप बॉर्डर से देखोगे तो इस तरीके का अपीयरेंस नजर आएगा। These modification increases the surface area enormously. Getting my point? और इस विलाई में क्या होते हैं? इस विलाई में ऐसे लिम्फ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, सब कुछ होता है। Getting my point? Villi are supplied with a network of capillaries and lymph vessels, which is called lacteum. Mucosal epithelium has goblet cells. जैसे ये इस तरीके से गॉबलेट सेल बना दिया, इसके अंदर क्या है? सिक्रीशन है। गेटिंग माय पॉइंट? म्यूकस का सिक्रीशन है जो कि लुब्रिकेशन देता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ वाटर देता है। Now mucosa also form glands in the stomach, that is gastric glands, ठीक है, crypts of Lieberkühn in the crypts of small intestine। देखो, अगर हम लोग डियोडेनम की बात करें तो डियोडेनम में जो ग्लैंड है वो कहां पर होते हैं? सब म्यूकोजा में। वैसे ग्लैंड बनाने का काम कहां है? म्यूकोजा का है। गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो, सेरोसा, एपिथेलियल, इनर लॉन्जिट्यूडनल एंड आउटर सर्क्यूलर, ठीक है। इनर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्क्यूलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा
एंड दिस इज ह्यूमन। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन। नाउ दीज आर द विलाई, ये रेड कलर की ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, lymph vessels। ठीक है, so this is lacteal। getting my point? now digestive glands, हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को देखा, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी देखना रहेगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ के लिए है और इन दोनों को स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए डाला है। Getting my point, students? Now, saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary glands. सलाइवा अगर बॉडी में बन रहा है तो वो 3 ऑर्गन्स उसको बना सकते हैं। पैरोटिड, ये यहां सामने इन फ्रंट ऑफ देयर चिक पे, सब मैक्सिलरी लोअर जॉ, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल बिलो टंग। इसका काम क्या है? काम है सलाइवा बनाना, secrete salivary juice, has enzymes। getting my point, students? so liver क्या है? liver एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका इतना वजन होता है ह्यूमंस में। एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। ठीक है, और इस तरीके की शेप होती है ये, इसमें 2 लोब्स होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, लिवर को हैपर भी बोलते हैं। So the hepatic lobules are the structural and functional unit of liver consisting of hepatic cells forming cords। इस तरीके से होंगे। ये hepatic lobules in the form of cords। Getting my point? और हर एक लॉब्यूल पे एक थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, लिवर हैज मैक्रोफेजेस, कुपवर सेल्स। ठीक है, नाउ bile secreted by hepatic cell passes through hepatic duct and store in a pouch like structure called as gallbladder। ये getting my point? this is, now consider this is gallbladder। ठीक है, ये पूरा, ये मान लो ये एक लिवर का पार्ट है, तो डक्ट फ्रॉम लिवर। ठीक है, डक्ट फ्रॉम ब्लैडर, तो लिवर और ब्लैडर की डक्ट क्या बनाएगी? कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बनाएगी स्टूडेंट्स? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब देखो डियोडेनम। देखो कॉमन हिपैटिक डक्ट में ये देखो, ये एक लीफ शेप स्ट्रक्चर पैंक्रियाज है और ये डियोडेनम है, तो ये भी अपना सिक्रीशन डियोडेनम में डालेगा, पैंक्रियाज भी अपना सिक्रीशन डियोडेनम में डालेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इज इट क्लियर? मतलब ये लिवर की डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है। ठीक है, तो ये यहां से जो डक्ट आ रही है इसको आप बोल रहे हो कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि लिवर जो बाइल बना रहा है वो इसमें स्टोर करवा रहा है। तो लिवर से भी आ रहा है, गॉल ब्लैडर से भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, ये यहां पर दोनों आके ज्वाइन हो गए। ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये है कॉमन बाइल डक्ट। तो ओवरऑल लिवर ने दिया, पैंक्रियाज ने दिया, क्या बोलोगे? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है,
The bile duct and pancreatic open together in the duodenum as a common hepatopancreatic duct. तो लिवर बाइल को लेके आ रहा है, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस को लेके आ रहा है, सब कुछ उसने डिओडिनम में डाल दिया। अब बैकफ्लो नहीं हो इसलिए एक स्फिंक्टर डाल दो, ठीक है। जैसे ये डिओडिनम है और ये डक्ट है, तो यहां पर हमने क्या एक स्फिंक्टर डाला to prevent the backflow of food from duodenum again into the common hepatopancreatic duct, ठीक है। अब देखो पैंक्रियास क्या है, एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट भी है, मिक्स्ड ग्लैंड, हिटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इलोंगेटेड ऑर्गन लीफ की तरह ऐसे इलोंगेटेड है। Now the exocrine portion secrete an alkaline part pancreatic juice which is blessed with pancreatic enzymes and hormones, insulin and glucagon, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों मिलकर रेगुलेट करने का मतलब है या तो बढ़ा दो या घटा दो सिचुएशन देख के। इंसुलिन घटाता है, ग्लूकेगॉन बढ़ाता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को। अब अगर हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बात करें कि हमने फूड को माउथ में लिया, माउथ में वो डाइजेस्ट होगा, पूरा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, आप चबाओगे, ठीक है। तो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। नाउ बकल कैविटी में फूड को टीथ मैस्टिकेट करेंगे, सलाइवा के साथ मिक्स होगा, टंग के साथ मिक्स होगा, ठीक है। और टीथ जब उसको चबाएंगे तो वो काफी हद तक कॉम्प्लेक्सिटी से छूट जाएगा। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि ऑन एन एवरेज क्या माउथ में सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होता है? नहीं, मैकेनिकल के साथ केमिकल भी होता है। फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है, भाई फूड को आपने खाया, बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट था, टीथ से च्यूइंग होने के बाद उसका एक मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया। मिक्स विथ सलाइवा, मिक्स विथ सलाइवा, होता जा रहा है, होता जा रहा है, सलाइवा के साथ मिक्स होता जा रहा है, होता जा रहा होता है, टंग मिक्स कर रही है। अब जैसे ही सलाइवा आया, सलाइवा इज ब्लेस्ड विथ एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो जो फूड को आपने मेस्टिकेट किया है टीथ से और वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गए, थोड़ा बहुत ऐसा स्लरी की तरह बन गया है कि हाँ इतना एक्सेप्टेबल है कि आई कैन स्वेलो इट, इट इज कॉल्ड एज बोलस, इट इज कॉल्ड एज बोलस, ठीक है। Now bolus enter into pharynx, pharynx से जाएगा, pharynx से जाएगा तो pharynx से निकलेगा, ईसोफेगस से निकलेगा स्वेलिंग या फिर डिग्लूटिशन से, ठीक है। ईसोफेगस में बोलस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर खुलेगा एंड फाइनली द फूड एंटर्स इनटू स्टमक, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया आपको। अब मुंह में क्या है? सलाइवा है। सलाइवा का ये कॉम्पोजिशन है, सलाइवा का क्या है? ये कॉम्पोजिशन है। अब देखो, सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। देखो अमाइलेज क्या होता है? अमाइलेज एक इस कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, मतलब मुंह में ना तो फैट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, ना ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च, पॉलीसैकेराइड, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। वी कैन से पॉलीसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यस इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो 30% हो गया। और मुंह में जो पीएच है, जो सलाइवा पीएच प्रोवाइड करेगा, वो कम से कम 6.8 होना चाहिए। मींस वी कैन से थोड़ा सा आप अगर 7 से नीचे जाओगे तो वी कैन से स्लाइटली एसिडिक। हाँ, लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल है जो कि एंजाइम्स को किल कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डालकर, ठीक है। तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो गया है पर पूरा तो नहीं हुआ है, ठीक है।
अगर आप खाने को मैस्टिकेट कर रहे हो, अगर आप खाने को मैस्टिकेट कर रहे हो तो आप फैट में जो बॉन्ड है उसे तोड़ रहे हो, प्रोटीन्स में जो बॉन्ड है उसे तोड़ रहे हो। मतलब अभी आपने हल्के फुल्के बॉन्ड तोड़े, पर एज सच माउथ में कोई लाइपेज स्प्लिटिंग एंजाइम नहीं है, कोई प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम नहीं है, तो माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, और वो भी 30%। तो अमाइलेज से क्या कन्वर्ट हुआ, डाइसेक। भाई पॉली से आप एकदम से मोनोसेक्राइड पे नहीं जा सकते हो। अगर मोनोसेक्राइड आ गया है दैट मीन्स अब फूड बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में टूट चुका है, अब मैं उसे एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। तो देखो वो कब आएगा, और हर सिचुएशन में ऐसा ही होगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, क्योंकि ये चारों बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इनका स्ट्रक्चर हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, सो दे रिक्वायर डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन। विटामिन मिनरल्स एंड वाटर को आप डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हो, तो लिटरली डोंट रिक्वायर एनी डाइजेशन, ठीक है। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ग्लैंड है तो सिक्रीट होगा, सिक्रीट होगा तो एंजाइम सिक्रीट होगा, ठीक है। इसमें 3 तरीके के सेल होंगे, म्यूकस नेक सेल सिक्रीट म्यूकस, पेप्टिक या फिर चीफ सेल सिक्रीट प्रोएंजाइम दैट इज पेप्सिनोजन, ठीक है। पैराइटल या फिर ऑक्सिंटिक सेल विच सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल है, वो बोलते ना कि जैसे आपने फूड को इंगल्फ किया तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे किल करेगा, और जो एंजाइम होता है स्टमक के अंदर वो तभी काम करेगा जब HCl सिक्रीट होगा और पीएच बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। खाना स्टमक में कम से कम 4 से 5 घंटे रहता है, ठीक है। फूड मिक्सेस थ्रू गैस्ट्रिक जूस HCl, और अब उसको काइम बोल रहे हैं, बोलस से वो किस पे आ गया, काइम पर। स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव है, काम नहीं करता है, लेकिन जैसे ही स्टमक ने देखा कि फूड HCl के साथ आ गया, वो इनएक्टिव फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में, और प्रोटीन पार्ट पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। पर अगर कन्वर्जन हो रहा है तो एकदम तो होगा नहीं, सारा खाना थोड़ी स्टमक में पचेगा, क्योंकि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी जाना है, हमें लिवर और पैंक्रियास से भी तो मदद लेनी है। तो पेप्सिन कन्वर्ट इनटू प्रोटियोसस एंड पेप्टोन्स। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, जो कि म्यूकोजल एपिथेलियम को प्रोटेक्शन देते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं, जिससे कि वो HCl से बर्न नहीं हो जाए। कभी बार ना खाली पेट एसिड बनता है, आपको आवाज आती है, तो आपकी मम्मी बोले कि खाना खा लो, क्योंकि इट इज हार्मफुल। HCl का बहुत ज्यादा सिक्रीशन हार्मफुल है, इसलिए बहुत ज्यादा एसिडिक फूड स्टफ भी नहीं खाना चाहिए, बैलेंस तरीके से चीजों को लेना चाहिए। HCl प्रोवाइड हाईली एसिडिक, और जब तक HCl फूड के साथ मिक्स नहीं होगा, ये पीएच अटेन नहीं होगा, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर वो इनएक्टिव रहेगा तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब रेनिन क्या है, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों का जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें एंजाइम होता है रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, दैट इज केसीन। मिल्क प्रोटीन क्या होता है, केसीन, केसीन, केसीन। क्योंकि बच्चा है वो 6 महीना ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, उसको सिर्फ दूध चाहिए और कुछ खाता ही नहीं है। धीरे 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 जब डेवलपमेंट हो जाता है तो ओवरऑल पेप्सिन ही सारा काम करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड थोड़ा थोड़ा लाइपेज फैट स्प्लिटिंग एंजाइम को भी सिक्रीट करते हैं। अब देखो फूड किस में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर इसका कंप्लीट और फाइनल डाइजेशन होगा, क्योंकि यहीं से ये एब्जॉर्ब होगा, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है आगे जाने का। final digestion. These movements helps in a
थॉरो मिक्सिंग ऑफ फूड विथ वेरियस सिक्रीशन। देखो इंटेस्टाइन अपना भी सिक्रीट कर रहा है इंटेस्टाइनल जूस, बाइल को भी सिक्रीट कर रहा है जो लिवर से आ रहा है, और पेंक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट कर रहा है। द पेंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेसेस, लाइपेसेस एंड न्यूक्लियसेस। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत है? एंटेरोकाइनेज। ये इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? बाकी सारे एंजाइम्स को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा। Bile released into duodenum contain bile pigments, bilirubin and biliverdin. यूरिन और स्टूल का कलर्स इन पिगमेंट्स की वजह से होता है। बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, नो एंजाइम। मतलब बाइल में अगर एंजाइम नहीं है तो फिर क्या काम आ रहा है? अगर एंजाइम नहीं है तो कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। देखो जो बाइल होता है, नो एंजाइम बट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मुझे एक बात बताओ, फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ, फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ, क्योंकि लाइपेज एंजाइम इतने हाईली एसिडिक पीएच पे नहीं काम करता है। तो उसको फाइनली यार आप स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा रहे हो, अब वो बड़ा ग्लोब्यूल है, तो उसको क्या करना है? हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इमल्सिफाई करना है। उसको कौन करेगा? उसको बाइल करेगा। इसलिए बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। एक बार देखो, जब बाइल फैट को इमल्सिफाई करेगा उसके बाद ही पैंक्रियाटिक जूस उस पे आएगा और क्या होगा? डाइजेशन होगा। दिस जूस कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइड, डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियोसाइड्स। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब मुझे एक बात बताओ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यूस फूड आता जा रहा है, 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 तो वहां पर आता जा रहा है तो HCl भी मिक्स होके आ रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उसकी लेयर को? म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द पैंक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, और साथ में एल्कलीन मीडियम भी देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एल्कलीन मीडियम को मेंटेन करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है, जिससे कि जब बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आए तो उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इट्स पीएच पे बेस्ट। मैंने पहले ही बताया था, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स आर दी ब्रूनर्स ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम के सब म्यूकोजा में जो ग्लैंड बनेंगे वो क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जब इमल्सिफिकेशन हो जाएगा तो पैंक्रियाटिक जूस भी क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइन के जूस को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस। नाउ प्रोटीन्स, प्रोटियोल्स, पेप्टोन जो कि स्टमक से डाइजेस्ट होके आ रहे थे वो क्या हो जाते हैं? इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और उनका फाइनली क्या हो जाता है? डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रिप्सिन, इसने इसको एक्टिवेट किया, काइमोट्रिप्सिन इसने इसको भी एक्टिवेट किया, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइंड, अब देखो मुंह से स्मॉल इंटेस्टाइन तक कार्बोहाइड्रेट भी आ गए, फैट भी आ गए और प्रोटीन भी आ गए। तो जो स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? डाइसैकेराइड में। और जो फैट है वो किसमें हो गया? डाइसैकेराइड सॉरी डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है। Nucleases in the pancreatic juice acts on nucleic acid to form nucleotides and nucleosides. इनका भी डाइजेशन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ये मतलब है कि फूड को तोड़ तोड़ के सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या कर दो? ले आओ, एंड नाउ द फूड इज रेडी टू एब्जॉर्ब। देखो
डाइपेप्टाइड्स, अब ये फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड्स में हो गए, सिंपलर फॉर्म, ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टेज से, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में हुआ शुगर प्लस बेसिस, मतलब फाइनली एब्जॉर्बेबल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। डाई एंड मोनोग्लिसराइड फाइनली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। Now the breakdown of biomacromolecules mentioned above, the breakdown of biomolecules क्या हो गए, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, ठीक है। अब ये क्या है, रेडी टू एब्जॉर्ब, या तो एब्जॉर्ब कर लो, या जो पार्ट बॉडी ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया, उसको क्या कर दो, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दो ना। अब देखो, सॉरी देखो, दो पार्ट हो गए, अगेन रिपीट कर दू, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया, या तो एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा, या फिर वेस्ट मैटर की फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फंक्शंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड कैल्शियम ड्रग्स। अगर मान लो फूड का कुछ अनवांटेड पार्ट भी लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है और वो जरूरी है, तो वो ब्लड को वापस कर देगा, गेट बैक टू ब्लड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब पार्ट बचा, वो फाइनली रेक्टम में चला जाएगा और डिफिकेशन के लिए रेडी है। डिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इजेशन, ठीक है। Now, activities of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control. नर्व रेगुलेट कर रही है, नर्व बता रही है ऑर्गन को कि अब काम करना है, अब नहीं करना है, और हार्मोन से भी होता है ये सब। तो जैसे आपने किसी चीज को देखा या सूंघा, तो आपके मुंह में क्या है, सलाइवा आ गया। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी कब आते हैं, जब फूड आता है, न्यूरॉन से मैसेज जाता है कि जहां फूड इज देयर, सिक्रीट एंड पोर इनटू द फूड, ठीक है। तो ये सीएनएस से रेगुलेट होते हैं। हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन्स। लोकल मतलब खुद गैस्ट्रिक ग्लैंड के और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ये ब्लड है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, फूड। अब आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप पैसिव भी यूज कर सकते हो, मतलब डिफ्यूजन, एक्टिव भी कर सकते हो और फैसिलिटेटेड भी कर सकते हो। अब देखो, हम जब एब्जॉर्ब कराएंगे ना, तो हम कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को नहीं कराएंगे, सारे नाम सिंपलर फॉर्म में आएंगे, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि विटामिन मिनरल डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उन्हें डाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ग्लूकोज और कुछ अमीनो एसिड करियर प्रोटीन से भी जाते हैं, एनर्जी की जरूरत नहीं है लेकिन प्रोटीन की जरूरत है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। कभी कभार जैसे कुछ सब्सटेंसेस है वो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं, लिपिड सॉल्युबल नहीं है या बहुत जरूरी है, उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भेजना है, तो एनर्जी की जरूरत है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है स्टूडेंट। Fatty acids and glycerols being insoluble cannot be absorbed into the blood. जैसे फैट है, फैट को क्या है, एक मिशेल नाम के सब्सटेंस में इनकॉर्पोरेट होना है, उसके बाद ही वो ब्लड में क्या करेगा, एब्सॉर्ब होगा, ठीक है।
Now they are reformed into very small protein coated flat globule called chylomicron. Michel then converted into chylomicrons and finally it will get absorbed. देखो, absorption of substances take place in different parts, mouth, stomach, small intestine and large intestine. पर सबसे ज्यादा कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. इवन मुंह में आपको ड्रग्स का कुछ एक पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंसेस है, जैसे जेली लाइक हम लोग किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो भी हो जाता है. देखो, माउथ में किस किस का होगा? सर्टेन ड्रग्स, ठीक है. स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल. डाइजेशन हेयर कंप्लीट कहाँ कहाँ होगा? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड. अगर लार्ज इंटेस्टाइन में भी फूड के साथ ये चीजें आती हैं तो वाटर, मिनरल, ड्रग वापस से ब्लड में चला जाएगा. तो ऑल पोर इनटू ब्लड और ब्लड इनको बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देगा. गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, एब्जॉर्ब फूड कहां चला गया? हर एक टिश्यू में. एसिमिलेशन के लिए. तो अगर इन प्रोसीजर्स की बात करें कि भाई फूड एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया और फाइनली इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस. क्योंकि जो मसल्स होती है एनस की, इट इज ऑल अंडर आवर कंट्रोल. वी कैन कंट्रोल इट एंड सम टाइम वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. गेटिंग माई पॉइंट? रेक्टम में अगर कोई अनडाइजेस्टेड मैटर आएगा तो न्यूरल रिफ्लक्स से पता चल जाएगा कि अब मुझे इसे कब बाहर निकालना है. तो अगर हम पूरे प्रोसीजर को देखें तो इंजेक्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है एंड फाइनली इजेशन हो रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें, डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, उसमें कोई उसकी फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम है या कोई इंफेक्शन हो गया है, ठीक है. इट कैन बी बाय पैरासाइट ऑल्सो, टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म या फिर पिनवर्म. मेनली जो कॉमनली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, इट इज ड्यू टू द एंट्री ऑफ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई. ठीक है. जॉन्डिस, जॉन्डिस में क्या होता है कि लिवर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है. लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, लिवर जो कि पिगमेंट से बिलीविरुबिन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो बॉडी के अंदर वो पिगमेंट्स क्या हो रहे हैं? बढ़ गए हैं, स्किन के नीचे आ रहे हैं, आई के नीचे आ रहे हैं, तो येलोविश अपीयरेंस दिख रहा है. ठीक है. वॉमिटिंग मैंने बताया था, इंजेक्शन ऑफ स्टमक, रिगर्गिटेशन जब गैस्ट्रोइसोफेजियस स्फिंक्टर नहीं बंद हो पा रहा है. ठीक है. इट इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला. मेड्यूला सिग्नल दे देता है कि खाना नहीं ढंग से पचा हुआ, उसको बाहर निकला. आप में अर्ज भी आती है वॉमिटिंग की एंड यू वॉमिट. डायरिया, स्टूल्स का एक कंसिस्टेंसी होता है, जब स्टूल्स की कंसिस्टेंसी बहुत ही लिक्विड हो गई है, एबनॉर्मल बॉवल मूवमेंट हो रहा है, इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स हो रहे हैं और फीकल डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, मतलब जो बॉडी का अच्छा वाला पानी है वो बाहर निकल रहा है एंड दैट इज नॉट गुड. जो पानी है वो ब्लड में रहना चाहिए, दैट इज गुड फॉर द बॉडी. तो इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. सिर्फ पानी 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 ही पानी जाता जा रहा है. ठीक है. कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब बॉवल मूवमेंट्स इसमें भी इरेगुलर है, पानी की बहुत कमी है. ठीक है. स्टूल्स बहुत टाइट हैं. ठीक है. प्रॉब्लम हो रही है, बाहर नहीं निकल रहे. इट इज क्रिएटिंग अदर प्रॉब्लम ऑल्सो. ठीक है. नाउ इनडाइजेशन, हम बोलते हैं इनडाइजेशन हो रहा है, मैं खाना खा रही हूं, पच नहीं रहा है. ठीक है. आपने खाना खा लिया, आपको भारी लग रहा है पर खाना नहीं पच रहा है. ठीक है. इसमें एंजाइम की सिक्रीशन नहीं हो रही है. जो लोग टेंशन बहुत लेते हैं, एंजाइटी, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं. कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, कोई केमिकल हो रहा है, बहुत ज्यादा खा लिया, हद से ज्यादा स्पाइसी फूड ले लिया. पीईएम क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. जब डाइट में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है तो ये प्रॉब्लम होगी.
ये प्रॉब्लम अंडर डेवलप्ड देशों में जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका में देखी गई है। ठीक है, खाना नहीं है, बाढ़ आ गई है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस केस में या पॉलिटिकल टर्मोइल है, कोई खेल खेल रहा है पॉलिटिक्स का कि खाना मत पहुंचाओ। ठीक है, सबसे ज्यादा तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या होती है, क्वाशियोरकर एंड मैरिस्मस। मैरिस्मस में क्या होता है, साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, मतलब बच्चा ना प्रोटीन ले रहा है ना ही कोई अदर डाइट ले रहा है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चों में देखा जाता है कि जब माँ उनको प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही है या घर की ऐसी सिचुएशन है कि खाना नहीं मिल पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो मदर मिल्क इज रिप्लेस बाय टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर। या तो आप दूध नहीं पिला पा रहे तो कुछ और खिलाओ, मतलब ले देखिए बच्चे को कोई भी नरिशमेंट बचपन से ही नहीं मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? इन मैरिस्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इंपेयर ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, एक्सट्रीम थिनिंग ऑफ लिम्स, स्किन बिकम ड्राई, पानी नहीं है बॉडी में, कोई लुब्रिकेशन नहीं है बॉडी में, लिम्स पतले हो चुके, मतलब बंदा बहुत ज्यादा माल नरिश दिख रहा है, वेट लॉस बहुत हो गया है, सोचने में आपके न्यूरॉन को खाना चाहिए, खाना नहीं है, सोचने में नहीं आ रहा है, न्यूरॉन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। क्वाशियोरकर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, जब आपको और न्यूट्रिशन तो मिल रहा है लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, आ रही है, प्रोटीन नहीं होगा तो मसल्स प्रॉपर नहीं बनेगी, थिनिंग ऑफ लिम्स हो जाएगा, फेलियर ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैरिस्मस में क्या है, हाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ना प्रोटीन ले रहे हो ना कोई अदर न्यूट्रिशन ले रहे हो। क्वाशियोरकर में क्या है, प्रोटीन तो ले रहे हो, ठीक है, प्रोटीन तो ले रहे हो, या आप कह सकते हो नहीं इसमें प्रोटीन नहीं ले रहे हो लेकिन बाकी चीजें आप ले रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपने कार्ब्स बहुत ले लिए, फैट्स बहुत ले लिया, पर प्रोटीन नहीं ले रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अनलाइक मैरिस्मस some fat is still under the skin, extensive edema, swelling of body parts are seen, क्योंकि प्रोटीन नहीं ले रहे हो पर बाकी चीजें हैं। So finally students, हमारा ये चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो मैंने एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर, ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एक एक लाइन मैंने इस पे कवर करी है। ठीक है, बच्चों की रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी इससे मैंने स्टार्ट किया है। अब मैं एक और कोर्स स्टार्ट कर रही हूं तो मैं आपको उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। एक्चुअली कल से एक और कोर्स स्टार्ट है, मतलब जो हमारा सुबह 9 बजे का सेशन है वो तो हमारा एनसीईआरटी मगअप सीरीज का आएगा, एक दिन 11 एक दिन 12, एक दिन 11 एक दिन 12। जो रात में 8 बजे का सेशन है जो मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ वो है 12th वाले बच्चे जो ईयर लॉन्ग पढ़ना चाहते हैं, खासकर 2021, 2022 एंड 2023, वो मैं बहुत ज्यादा बेसिक से उठा रही हूँ। वो हमारा रात में 8 बजे आएगा, तो सुबह 9 बजे पर्टिकुलर क्रैश कोर्स एनसीईआरटी मगअप सीरीज 1 शॉट 1 वीडियो वाले, और रात में 8 बजे बैच कोर्स फॉर 12th क्लास, बैच कोर्स फॉर 12th क्लास। इसको मैं टेलीग्राम पे और अपडेट कर दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के साथ जुड़िए। नीट यूजी का 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रही हूं, इससे ज्यादा बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा कोड यूज कर लो MB10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब दूसरे सेशन में मिलूंगी नए कोर्स के साथ, नए वीडियो और सेशन के साथ अपडेट कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।